हेलो बालक, कैसे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे जगहों पे बोला जाता होगा कि एनआरआई बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नाम सुनने को मिलता होगा। एनआरआई एनआरआई हम शादी करेंगे एनआरआई से, हमारा संबंध हो जाए एनआरआई से। तो कितने प्रकार की नागरिकता इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए दिया गया, उनके बारे में हम लोग अगर फ्यूचर इस पर स्टडी करेंगे। अब ये पॉलिटी का एक चैप्टर है नागरिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि मेरा संबंध किसी एनआरआई से जुड़े। एनआरआई जो होता है, रियल में एनआरआई एक अच्छे खासे, मतलब कहने का मतलब कि कैपिटलिज्म के रूप में होता है, एक धनी व्यक्ति होता है एक तरह से। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते करते बहुत सारी बातें करेंगे। आज हम लोग जानेंगे, ये सबको जानना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए कि आखिर हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं हैं, इसकी क्या प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि हम यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी एनआरसी नाम सुन रहे होंगे। एनआरसी असम वगैरह में या पूर्वोत्तर भारत में या वैसे एरिया, यानी कहने का मतलब भारत के पूर्वोत्तर एरिया ले लें, या फिर हम लोग ले सकते हैं ऊपर की ओर ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर तरफ की ले सकते हैं। इन सब जो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जोर शोर से एनआरसी का विरोध हुआ, नागरिकता को लेकर के विरोध हुआ। दिल्ली में बहुत बार प्रोटेस्ट किया गया, नागरिकता को लेकर के विरोध किया गया। आखिर क्यों किया गया विरोध, क्या बात है, किस चीज के लिए? क्योंकि यहाँ रहने वाले हर कोई चाहता है कि हमें यहाँ की नागरिकता मिले, क्योंकि यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और उसकी अगर नागरिकता हटा दी जाए और उसको ये बोला जाए कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आपको यहाँ से वंचित किया जाता है, तो मतलब जरा सोच सकते हैं उस पर क्या बीतने वाला है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर वैसे संकट में कौन लोग आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो आइए देखते हैं, नागरिकता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातों को समझते हैं। सबसे पहले जो जानना हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को, हर भारतीय को चाहिए, वो क्या है कि सबसे पहले एक बात होती है संविधान सभा। संविधान सभा ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ से, संविधान सभा। संविधान सभा का जो है कहने का मतलब मांग सर्वप्रथम किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। ये संविधान सभा का मांग किया गया था और वो 1934 में, 1934 की बात है। 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था एक तरह से। उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। अब संविधान सभा क्या है उसके बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं कि संविधान सभा में एक क्रिप्स मिशन और एक कैबिनेट मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। उसमें यह बोला गया कि संविधान सभा की मांग जैसे ही उठने लगा भारतीयों के द्वारा, भारतीयों का कहना था ना कि हम लोग आखिर कब तक आप लोगों के अधीन रहें, अंग्रेजों के अधीन कब तक रहें। तो भारतीय चाहते ही थे कि हम लोग अपनी कानून अपने ढंग से, अपने हिसाब से बनाएं, अपनी लोगों को देखते हुए, अपनी लोगों की समस्या को जानते हुए बनाएं। सही बात है। जिस परिवेश में कोई व्यक्ति रह रहा और उसी परिवेश के लोग अगर कानून बनाएगा तो वो बेहतर बनाएगा वैसे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में जो कि बाहरी व्यक्ति होगा। तो रियल में भारत के संविधान को बनाने आया था कौन? कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन के तहत इसके संविधान बनाना था कि भारत में कैसी कानून व्यवस्था होगी। पर यहाँ के लोगों ने विरोध किया और यहाँ के लोगों ने विरोध करके अपना संविधान खुद बनाने के लिए कोशिश किया। उसके लिए क्या किया गया कि संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी मांग हुई 1934 में और इस संविधान सभा का इसकी मांग 1934 में होने के बाद इस संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया 1942 में। और 1942 के बाद 1946 के चुनाव हुआ। 1946 में जो चुनाव हुआ उसमें टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में चुने गए। अब 389 सदस्य कैसे चुने गए? प्रति 10 लाख व्यक्ति पर, मतलब एक एरिया बांटा गया, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी मतलब भारतीय प्रांत था सभी जगह एक विशेष क्षेत्र बांटा गया और उन क्षेत्रों में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को चुनकर लाया गया। और उसी प्रकार से टोटल संविधान सभा में बैठने के लिए 389 सदस्य चुने गए। जब ये चुने गए तो इसमें क्या हुआ कि इसके चुनाव चुने गए इन व्यक्तियों में 296 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे। 296 व्यक्ति ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 जो थे वो देसी रियासत मतलब जो राजवाड़े वगैरह थे, जैसे राजस्थान वगैरह में, जो तब तक यानी कि ऐसे जगह को हम लोग बोल सकते हैं देसी रियासत, जो भले ही अंग्रेजों के स्वाधीनता था लेकिन अंग्रेजों के सामने वो अपना सारा चीज समर्पित नहीं कर दिया था।
और ब्रिटिश प्रांत हम लोग उसको बोल रहे थे जहां पर पूर्ण रूपेण ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया था, या जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश का पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया था। वहाँ का कानून देखना, वहाँ का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हर प्रकार की विशेष जो भी होते हैं समस्या, उन सब पर समाधान करना या लोगों का शोषण करना पूर्ण रूपेण ब्रिटिश का था। उसे हम लोग बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। तो 1996 सीट और इधर से 93 सीट, दोनों मिलाकर 389 सीट हुए। 389 सीट पर जो हुआ इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ इसमें, तो इस 93 सीट को अलग करके 296 में 208 सीट मिला कांग्रेस को। 208 सीट किसे मिला? कांग्रेस को। यानी कि 208 सीट कांग्रेस का आया और 296 में से ही 73 सीट मुस्लिम लीग को आया। कांग्रेस पार्टी को आया और ये मुस्लिम लीग को आया। और 15 जो सीट हुए, ये 15 सीट ये जो हुए अन्य, मतलब जैसे कहा जाता है आजकल एक बात बोला जाता है निर्दलीय खड़ा होना, कोई पार्टी से मतलब नहीं रखना। आजादी के समय में मात्र 2 पार्टी बहुत ही जोर शोर से चल रहे थे, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। लेकिन 15 कुछ अन्य पार्टियां थी, उनकी भी सीटें मिली, 15 आई। तो 96 में ये इतने टोटल बढ़ गए। टोटल जोड़ने के बाद कितना आया? 8 और 3 11 5 16, यानी कि हम लोगों को 7 8 और 1 9 296 सीट पे हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन टोटल लोगों ने जो यहाँ पर जो अपना अपना सीट लाया, इन सीटों के आधार पर इनकी अधीनता में संविधान का गठन कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया, जिस संविधान को लागू करने में 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगे और वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही जो लागू किया, संविधान लागू किया गया, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उसकी एक अलग कहानी भी है संविधान सभा की, लेकिन हम लोग जान रहे हैं नागरिकता के लिए। तो जो लागू हुआ संविधान, इस संविधान में यह बात लिखा गया कि यहाँ के लोगों के लिए, इस संविधान में ये बोला गया कि नागरिकता कैसी होगी यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग के रहने वाले के लिए। तो वो नागरिकता के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान जो हम लोग का बना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाग थे। अभी फिलहाल अगर गिना जाए, पूर्ण अच्छे से मतलब गिना जाए, पूर्ण रूपेण गिना जाए, तो कुछ भाग उसके सेक्शन वाइज बट गए हैं और वो बट करके अभी टोटल माना जाए तो 25 भाग है। लेकिन ऐसे जनरली लिया जाता है अभी सामान्यतः 22 भाग ही, और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां बोल सकते हैं। और 450 से ऊपर, यानी 450 के लगभग, 450 से ऊपर लगभग में अनुच्छेद है। कहां? तो हमारे अभी फिलहाल के संविधान में। पुराने संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, संशोधन करने के बाद 22 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां, 400 450 से ऊपर में लगभग अनुच्छेद हैं। तो ये बातें हैं संविधान की। अब संविधान में नागरिकता, सिटीजनशिप को अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित किया गया है। इन टोटल अनुच्छेद में 5 से लेके 11 तक, और इन 5 से लेके 11 तक का जो भाग है वो भाग 2 में वर्णित है। तो ये याद रखना, पहले क्वेश्चंस छोटे मोटे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो हम लोग बोलेंगे 5 से लेके 11 में, और भाग कौन सा? 2 में। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को डीपली जानना है, पीसीएस लेवल से जानना है या कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्स के लिए जानना है, तो हम लोग को थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा कि आखिर है क्या 5 से लेके 11 तक। तो आइए इसको यहां समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ध्यान से, यहां पर एक बात है। यहां पर सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि नागरिकता का मतलब क्या होता है, नागरिकता होता क्या है, सिटीजनशिप होता क्या है, उसके बारे में जानिए। सिटीजनशिप होता है व्यक्ति एवं राज्य के अंतर संबंध, व्यक्ति एवं राज्य के अंतर संबंध। इसका मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष राज्य में, पृथ्वी के किसी विशेष राज्य या विशेष क्षेत्र में या विशेष जगह पर, या मान लो ओवरऑल मिलाकर के कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि किसी एक देश में, उस देश में, देश को पहले जनरली राज्य भी बोला जाता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा अभी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ऐसी बात नहीं। तो किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष राज्य में या विशेष देश में उस देश के रहने वाले नागरिक, उस देश के रहने वाले लोग और उस देश में चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था, दोनों के बीच में अंतर संबंध हो, यानी कि एक दूसरे का दोनों पूरक हो। जनता
जनता जो है यानी कि जो लोग हैं वो डिपेंड करें सरकार पे और सरकार डिपेंड करे जनता पे, और दोनों का डिपेंडेंस हो करके जो संबंध स्थापित होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं नागरिकता। तो वहां के लोगों को नागरिकता प्राप्त है। और नागरिकता होने के लिए, नागरिकता का अगर अर्थ पूछे तो हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं व्यक्ति और राज्य के बीच में अंतर संबंध। हर एक मुद्दे पर यह अंतर संबंध होता किस तरीके का है? यह अंतर संबंध होता है कि उस व्यक्ति को उस राज्य में राजनैतिक सुविधा प्रदान हो, सामाजिक अधिकार प्रदान हो, हर तरह के अधिकार उसे प्राप्त हो, दिया गया हो, और उस व्यक्ति के द्वारा उस देश के प्रति, उस राज्य के प्रति निष्ठा भी हो, आदर भी हो, तब हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक है। ध्यान से वन सेकेंड, नागरिकता का मतलब पहले होता है, नागरिकता का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप? अगर पूछा जाए तो नागरिकता का अर्थ होता है कि उस देश में रहने वाले लोग और उस देश की राज्य व्यवस्था यानी कि कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बीच में एक अंतर संबंध होनी चाहिए। और वो अंतर संबंध किस प्रकार की होनी चाहिए कि वहां के रहने वाले लोग को उस देश के प्रति सारे अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो नागरिक अधिकार हो। और ये देश को होना चाहिए, देश को करना चाहिए कि ये सब अधिकार देना चाहिए। और वहां के रहने वाले जनता को क्या होना चाहिए? उस देश के प्रति निष्ठा होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि हम इस देश के लिए मर मिट सकते हैं, यह देश के लिए ही हम लोग जन्म लिए हैं और इस देश के लिए कुछ करना है। ऐसी निष्ठा रखने वाले लोग को ही बोला जाता है उस देश का नागरिक। और नागरिकता का अर्थ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि तो राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और वह व्यक्ति को अपने देश के प्रति निष्ठा हो, प्रतिस्पर्धा हो, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वह उस देश का नागरिक है। और नागरिकता का अर्थ होता है व्यक्ति एवं राज्य के अंतर संबंध। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक ये भाग में वर्णित है कि नागरिकता किस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ के लोगों को। तो देखिए 5वां अनुच्छेद ये बोलता है, 5 नंबर अनुच्छेद, यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद को वर्णित किए हैं, इसे हम लोग अलग याद रखेंगे। 5 में सिर्फ ये बोला गया है कि संवैधानिक रूप से, मतलब ये लिखा गया है कि हाँ अनुच्छेद 5 में कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप से ही नागरिकता प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति नागरिकता बनाकर दे सकता है या कोई ऊंचे पद पर है वो नागरिकता बनाकर दे देगा, ऐसा बात नहीं। रियल में इनडायरेक्ट वे में किसी देश के लोगों को नागरिकता उसी देश के लोग ही प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे देश में संसद के द्वारा ही कानून बना के किसी को नागरिकता दिया जाता है। अगर हमारे पास आधार कार्ड है, अगर हमारे पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो ये हमें हमारे लोगों के द्वारा ही दिया गया है मिला करके। कैसे? तो लोग यहाँ चुनते हैं अपने अपने सांसद को और चुन करके भेजते हैं केंद्र में स्थापित कराते हैं। वहां एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, और राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिलाते हैं तो संसद होती है। और संसद में बैठ के विधेयक पास किया जाता है कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सी नागरिकता सही है या नहीं है, तो वो संसद का ही काम होता है। तो संवैधानिक रूप से नागरिकता प्रदान करना अनुच्छेद 5 में दिया गया है। 6 नंबर में और 7 नंबर को हम एक साथ याद रखेंगे। 6 और 7 को एक साथ याद रखना है। 6 बोलता है कि जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुए थे तो पहले तो हिंदुस्तान ही थे, पहले तो टोटल भारत ही थे, भारतीय राज्य ही प्रांत थे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में रह गए, पाकिस्तान से भाग वाले कुछ लोग इंडिया में आ गए और इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान से इंडिया में आएंगे तो उनके लिए नागरिकता कैसी होगी, और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए हैं उनके लिए नागरिकता कैसी होगी, ये अनुच्छेद 6 और 7 में वर्णित है। तो हम ये दोनों को साथ में याद रखेंगे, पाकिस्तान टू इंडिया और इंडिया टू पाकिस्तान, दोनों के लिए 6 और 7 हम लोग याद रखेंगे। अब बोलता है 8-9 को एक साथ याद रखना है। 8-9 में सिमिलैरिटी है, 8 और 9 में। अनुच्छेद 8 में बोला गया है विदेशी नागरिकता, मतलब विदेश में रहने वाले को कैसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता है इंडिया में, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उसकी नागरिकता कैसे यहाँ मिलेगी। और इसी 8 पे हम लोग आगे पूरा चर्चा करने वाले हैं। NRI, OCI और PIU, 3 तरह के जो होते हैं नागरिकता।
तो विदेशी नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, यानी कि भारत से बाहर में रहने वाले लोगों को इंडिया में कैसी नागरिकता देंगे, कि कैसे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि हाँ वो यहाँ के नागरिक होंगे, इसके लिए। और 9 में बोला गया है कि वैसे विदेशी नागरिक जो स्वेच्छा से चाहते हैं, जैसे कोई दूसरा जगह के कोई अमेरिकन चाहता है कि हम इंडिया में रहें, इंडिया में जाकर के रहें, तो वो यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 8 में क्या याद रखना है कि भारत के जो विदेश में रह रहे हैं लोग, उनको कैसे नागरिकता यहाँ प्रदान कराएं। और 9 में हमें क्या याद रखना है, 9वें अनुच्छेद में क्या याद रखना है कि स्वेच्छा से कोई विदेशी कैसे नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है। तो जो विदेशी नागरिक है उसका नागरिकता का अधिकार 8वें अनुच्छेद में है, और 9वें अनुच्छेद में स्वेच्छा से नागरिकता जो प्राप्त करना चाहता है विदेशियों के लिए, फॉरेनर के लिए, फॉर फॉरेनर, फॉरेनर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है, अनुच्छेद 10 को हम लोग क्या करेंगे कि अलग याद रखेंगे। तो 5 दूना 10, 10 को क्या याद रखना, अस्थाई अधिकार, मतलब किसी को भी मिले नागरिकता तो उसको अस्थाई अधिकार मिले, चाहे उसको 5वां नंबर मिले, चाहे 6, 7, 8, कोई भी नागरिकता का अधिकार मिले, उसमें उसे अस्थाई अधिकार मिलना चाहिए। अस्थाई अधिकार होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में 11 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल किसी भी नागरिकता के बारे में अगर फैसला लेना है तो ओवरऑल संसद के द्वारा ही पारित किया जाएगा, तो वो अनुच्छेद 11 में वर्णित है। ये टोटल हम लोगों ने देखा ओवरफिशियल ढंग से कि 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद का मतलब क्या होता है। तो 5 को अलग याद रखना है, 6, 7 को एक साथ याद रखना है। 5 को सिर्फ की संवैधानिक कैसे उसको मानेंगे, संवैधानिक नागरिकता। 6, 7 में क्या याद रखना है, इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। 6, 7 हो गया। 8, 9 में क्या रखना है, जो भारत के थे विदेशों में लंबे समय से रह रहे थे उसकी नागरिकता हम कैसे यहाँ के लेंगे, कैसे यहाँ कर देंगे। और जो विदेशी हैं वो स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहते हैं इंडिया में, तो उसको कैसे देंगे, तो वो याद रखेंगे 8 और 9 से। 10 क्या बोलता है, तो 10 में किसी को भी नागरिकता दे रहे हैं तो हम अस्थायी रूप से उसकी नागरिकता देंगे, यानी कहने का मतलब वो अपनी ओर से अस्थायी है, हम चाहे तो उसे हटा सकते हैं, हम चाहे तो रख सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है, इसलिए उसकी अस्थायी, उसके ओर से अस्थायी तो वो होनी चाहिए। और 11 में बोला गया है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा नागरिकता के अधीन तो वो अनुच्छेद 11 के तहत ही वर्णित है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अभी तक टोटल हम लोगों ने देख लिया कि 5 से लेके 11 तक का अनुच्छेद कैसे वर्णित है। आगे अब देखते हैं हुआ क्या कि जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद अलग अलग प्रकार के लोग इंडिया में रहे। वो लोगों को बांटा गया कितने तरीकों से, तो यहां देखना सभी को, यहां के नागरिक को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला मूल नागरिक बोला गया, मूल नागरिक। नागरिक इंडिया में जो है 5 प्रकार से बांटे गए हैं, 5, सॉरी मैंने 4 बोला, 5, 1, दूसरा, तीसरा, 4 एंड 5। क्या है, मूल नागरिक। पहला कौन सा नागरिक इंडिया में होगा, मूल नागरिक। दूसरा क्या होगा, अन्य देशीय, जिसे एलियन बोलेंगे, एलियन या फॉरेनर बोलेंगे। तीसरा राज्यविहीन, स्टेटलेस। और 4 नंबर में होते हैं शरणार्थी, रिफ्यूजी, शरणार्थी। और भारतीय मूल के विदेशी निवासी 5 नंबर पे रखें। यानी कि भारत में टोटल 5 प्रकार से नागरिकता को वर्णित कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग समझते हैं पांचों का मतलब क्या है, अच्छे से ध्यान से देखिए। यहां पर हम लोग आखिर को बात यही जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी क्या प्रूफ है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो इसे पढ़ने के बाद जो लोग यहाँ फॉरेनर रह रहे होंगे, जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, या जो इंडिया में रह रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से कभी से भी रह रहे हैं, किसी भी टाइम से रह रहे होंगे, उन्हें यह मालूम चलेगा कि हाँ हमारे पास इस प्रकार की नागरिकता उपलब्ध है। फिर हम लोग वीडियो के अंत में यह भी देखेंगे कि अलग अलग कार्ड कैसे कार्ड होते हैं, कौन कौन से कार्ड से नागरिकता की पहचान होती है। तो आइए देखते हैं। तो नागरिक को 5 प्रकार में बांटा गया, 5 भागों में। इंडिया में 5 तरह के नागरिक को बांटा गया, 5 तरह के लोग रह रहे हैं, 5 तरह से बने हैं लोग। पहला है मूल नागरिक, दूसरा है अन्य देशीय जिसको एलियन बोलते हैं, फॉरेनर। मूल नागरिक किसे बोलेंगे, मूल नागरिक हम लोग उसे बोलेंगे जो खानदानी रूप से यहीं रह रहे हैं हमेशा से, जो खानदानी रूप से यहीं रह रहे हैं हमेशा से।
इंडिया को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। बंटवारा भी हुआ तो पाकिस्तान वाले भाग से इंडिया में आ गए हैं। यानी कि हम लोग मूल नागरिक हम लोग उन्हें बोलेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित हो, जिनके बारे में पूरा डिटेल मूल नागरिक होगा। अब क्या होगा, और भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद मूल नागरिक के लिए यह भी जरूरी है कि वो इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं गए होंगे, इंडिया में ही रहे होंगे। हाँ, मान लिया जाए कि गए होंगे, जैसे कोई मान लिया जाए कि घूमने गया 15 दिन 1 महीना के लिए, एक मतलब का वो वहां का नागरिक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लिया जाए कि अमेरिका से या लंदन से मान लिया जाए कि कोई भी आ जाएंगे घूमने के लिए, कोई भी फॉरनर आ जाएगा, तो हम लोग उसको पकड़ के यहाँ 10 साल 15 साल अगर रख भी देंगे या मान लिया जाए कि, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा। नागरिक या तो कानूनन रूप से दिया जाता है या तो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, और एक नागरिकता होता है जन्म से। तो जन्म से वाले नागरिकता को ही हम लोग बोलते हैं मूल नागरिक, जो यहीं रह रहा है। दूसरा बोलेंगे अन्य देशीय। अन्य देशीय का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अन्य देशीय मतलब दूसरे देश से आकर के यहाँ जो है व्यक्ति, तो इंडिया में इस तरह के लोग हैं। पहला है जो यहाँ जन्म से है, जो यही है। दूसरा जो है दूसरे देश से आके भी यहाँ रह रहे हैं कुछ लोग। हम लोग सिर्फ अगर नागरिक की बात करें तो। तीसरा क्या है, राज्यविहीन, स्टेटलेस, मतलब कि हुआ क्या, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक समय आया कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से को भारत में मिलाया गया। फिर क्या हुआ, कुछ ये भी हुआ कि मतलब कि नेपाल और इंडिया सटे हुए हैं भारत। तो जो सटे हुए जो पड़ोसी मतलब देश है, उनमें क्या होते हैं, कुछ क्षेत्र जो होते हैं, कुछ कस्बे, कुछ गांव जो होते हैं। जैसे मान लिया हम लोग बात करते हैं असम जो है वहां पे जस्ट मतलब बगल में एक आ जाता है, ये भूटान आ जाते हैं, सॉरी क्या बोला जाता है, भूटान बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं चीन, चाइना, ये सब सटे हुए हैं। तो उन सभी जगहों पर जो कुछ गांव हैं या कुछ जगह है जो एक दूसरे में मिक्सअप हो जा रहे हैं। तो वैसे स्थिति में जो किसी मतलब दूसरे क्षेत्र से भारत में आकर के विलय हो गया हो किसी कारणवश, तो उसको बोलेंगे एलियन या फॉरेनर, सॉरी राज्यविहीन, स्टेटलेस बोलेंगे। अन्य देशीय तो हम लोग बात कर लिए, जो विदेश में रह रहा है वहां से आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं शरणार्थी, रिफ्यूजी क्या होता है। जैसे होता क्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे तालिबान का न्यूज चल रहा होगा। वहां पे क्या हो रहा था कि वहां जो है कि लोगों पर क्रश किया जा रहा था, वहां के लोगों को मतलब बंधक बनाए हुए था, वहां के लोगों को मारा जा रहा था, यानी कि वहां पे एक आधिपत्य बनाए हुए था। तो वैसे स्थिति में वैसे मतलब हम लोग शरणार्थी या रिफ्यूजी उसे बोलेंगे, वैसे शोषित दबे कुचले व्यक्ति या फिर रंग या भेदभाव या धार्मिक विभेद के कारण दबे कुचले व्यक्ति, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो किसी न किसी कारणवश से आकर के इंडिया में इलीगल ढंग से रह रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी बोलते हैं। और एक होता भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, वैसे व्यक्ति जो यहाँ के जन्म है, उनका यहाँ का प्रमाण है, लेकिन वो उसके बाद रह चुके हैं हमेशा से कहाँ, विदेशों में, 1950 के पहले, संविधान लागू होने से पहले। तो उनको हम लोग बोलेंगे भारतीय मूल के विदेशी निवासी। ये बातें थी। अब इसमें क्या है कि अन्य देशीय जो एलियन होगा, जो फॉरेनर होगा, जो विदेश वाले यहाँ आकर के रहना चाहते हैं, उनके पास दो बातें भी हो सकती है कि वो शत्रु के रूप में भी कार्य कर सकते हैं यहाँ, और वो मित्र भी यहाँ बन सकते हैं। हो सके वो यहाँ के आकर जासूसी करे, खुफिया करे यहाँ के नागरिकता लेकर के, या एजेंट हो। तो इस तरह कोई दूसरे देश का यहाँ आएगा, यहाँ का गुप्तचर बन जाएगा अपने देश के लिए नागरिकता लेकर के, तो वो शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। तो उसके लिए 2 बात किया गया है कि एक अनुच्छेद 21 को लागू किया गया है। अन्य देशीय जो विदेश वाले इंडिया में आके नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अनुच्छेद 21 को लागू किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 को लागू नहीं किया गया है। मतलब कि 21 को लागू किया है कि वो अपने प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता रख सकते हैं, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता उनके पास रहेगा, लेकिन उनके पास बोलने की आजादी नहीं होगा। ना वो कुछ मांग कर सकते हैं, ना वो संगठन कर सकते हैं, ना ही वो किसी जगह पर घूम सकते हैं, अचानक यहाँ कहीं भी जा सकते हैं बिना राज्य सरकार के या बिना केंद्र सरकार के परमिशन के। तो उन पे प्रतिबंध रहता है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ मतलब यहाँ के माना जा सकता है कि यहाँ के वो निवासी हैं। अब बात हो गया कि हम लोग बात करते हैं कि मूल नागरिक। तो मूल नागरिक जो किसे कहेंगे, तो मूल नागरिक को हमारे संविधान के द्वारा
14 से लेके टोटल 30 तक का जो मूल अधिकार है, जो आते हैं मूल अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है, तो 14 से लेकर के टोटल 30 तक के आर्टिकल्स जो हैं हमारे मूल नागरिक को दिए गए हैं, यहाँ के रहने वाले। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अन्य देशीय हो या राज्य विहीन हो या शरणार्थी हो, तीन बात यहाँ पे क्या याद रखना, अन्य देशीय हो या राज्य विहीन हो या शरणार्थी हो, यानी कि मूल निवासी को यहाँ का उससे 14 से लेकर 30 तक सारे आर्टिकल्स का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे तो आप लोगों को गौर करना है, सभी लोगों को ध्यान देना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक जितने भी हैं वो टोटल के टोटल यहाँ के रहने वाले लोगों को प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल्स हैं इन सभी को प्राप्त नहीं है। किसे? अन्य देशीय को, राज्य विहीन को, शरणार्थी को। ये दो 3, 4 जो है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथे जो नंबर पर जो है इन सभी को है जो आर्टिकल्स ना 15 प्राप्त है, ना ही 16 प्राप्त है, ना 19 है, ना 29 है, ना 30। ये जो पांचों जो अनुच्छेद हैं इन लोगों को प्राप्त नहीं है, इन लोगों को नहीं दिया गया है। जिसमें क्या है, हम लोग 15 में जानते हैं कि विभेद, यानी कि इन लोगों को 15 हम लोगों को ये बोलता है कि धार्मिक, लिंग, जाति का भेदभाव का निषेध, यानी कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, 15 में बोला गया है। तो इनको ये सब आर्टिकल्स इन पे लागू नहीं होते। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आखिर कौन सी आर्टिकल्स हैं जो यहाँ के नागरिक पे लागू होते हैं लेकिन अन्य नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में क्या है कि विभेद नहीं होना चाहिए। 15 आर्टिकल्स हम लोग को ये बोलता है कि करने का मतलब कि जो होता है किसी से घृणा या फिर भेदभाव नहीं कर सकते हम किसी भी चीज से लेके, जन्म से लेकर के रंग के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर। 16 में क्या बोलता है? लोक नियोजन में समानता होना चाहिए। सरकारी नौकरी हो या किसी भी प्रकार की कार्य दिया जा रहा हो तो सभी लोगों के लिए एक समान दिया जाना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद क्या बताता है? 19 नंबर में हम लोग अभी जाने कि स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने का, संगठन बनाने का, किसी भी जगह पे घूमने का इंडिया भर में। 29 नंबर क्या बोलता है कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। जैसे अल्पसंख्यक जो कम जनसंख्या के लोग हैं इंडिया में उनको संरक्षण प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा। और 30 में ये बोला जाता है कि 30 में हम लोग को बोला जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना करना, स्कूलों का निर्माण कराना। तो ये सब अनुच्छेद इन पे लागू नहीं होते हैं, बाकी सारे अनुच्छेद इन पे भी लागू होंगे। इन्हें भी 14 प्राप्त है, इन्हें भी बाकी 15, 16 छोड़ के 17 इन्हें भी प्राप्त है टोटल चीज। लेकिन ये 5 अनुच्छेद इन तीनों को प्राप्त नहीं, ये याद रखना है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने जाना कि नागरिक 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के होते हैं। और 5वें में कौन आता है? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक क्या होते हैं? तो वही होते हैं NRI, PIO, OCI। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्या बोलेंगे? NRI को बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसे हिंदी में बोलेंगे अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय RM। फिर होता है PIO, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर उसके बाद है OCI, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओवरसीज, हम लोग बोलेंगे OCI, इसको बोलते हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिक, इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप। याद रखिएगा, बोल दे रहा हूं OCI, इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या बोल सकते हैं इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, बस इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप। OCI भारत के समुद्र पारीय नागरिक इसे बोला जाता है हिंदी में। तो जो लोग का जन्म यहाँ हुआ था या उनका कोई भी खानदान यहाँ थे या उसका माँ, नाना, नानी, दादा, दादी या किसी का भी एक का भी अगर क्लू इंडिया में था और वो लोग आज़ादी से पहले ही या 1935 भारत शासन अधिनियम 1935
या आज़ादी, या फिर बोल सकते हैं जब से संविधान लागू हुआ उसके पहले से ही विदेशों में ही चल गए थे, शुरू से ही विदेश में ही रह रहे थे। तो उन लोगों के लिए क्या किया कि भारतीय सरकार सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, भारतीय सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोगों को अपना अस्तित्व बनाया जाए विदेशों में जाकर के। तो वो कैसे? तो अब दिमाग लगाया गया, इधर 5-10 वर्षों में दिमाग लगाया गया कि उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड निकाला जाए जो इंडिया के थे और दूसरे जगह पर जाकर के रह रहे थे फॉरेन में। जाहिर सी बात है, मिट्टी का लगाव अलग ही होता है। बोला जाता है ना कि खून का लगाव और मिट्टी का लगाव अलग ही होता है। इमोशनल अत्याचार यहाँ के सरकार किया उन लोगों पर जो यहाँ के नागरिक थे कभी लेकिन विदेश में रह रहे थे, और उनको 3 कैटेगराइज में बांट दिया। पहला बांटा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। दूसरा बांटा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा ओसीआई कार्ड, जैसे हम लोग के पास पैन कार्ड होता है, इसी तरह से ये तीनों प्रकार की कार्ड बनती है। और इस स्तर पर 3 भागों में बांटा गया जो व्यक्ति यहां से विदेश में ही सिर्फ रह रहे हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस दिया गया कि एनआरआई के लिए क्या बात होना चाहिए, भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए क्या बात होना चाहिए, भारत के समुद्र पारीय नागरिक के लिए क्या बात होना चाहिए। तो इसमें यह बोला गया कि एनआरआई हम लोग उसे बोलेंगे जो विदेश में लंबे समय से ही रह रहे हैं। ये तो बात तय है कि तीनों में यही बात होगा कि जो विदेश में ही रह रहे हैं, लेकिन याद ये रखना है कि इसे सभी प्रकार की फैसिलिटीज दिया जाता है एनआरआई को इंडिया के तहत। जो एनआरआई है जो अपना मान लिया जाए कि बोला जा सकता है बिजनेस वगैरह इंडिया से बाहर में ही संचालित कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति का क्या होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ नाना नानी, दादा दादी या फिर कोई भी पारिवारिक रिकॉर्ड मिलना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 था क्या? एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, एक रिकॉर्ड था भारतीय होने का, यहाँ के लोगों का। और उसमें कुछ नियम्स भी बनाए हुए थे, कुछ रूल्स थे, कुछ एक्ट्स थे, और उसको फॉलो करना पड़ता था। तो उसमें रिकॉर्ड मिले, या फिर भारत का अंग हो गया हो। आजादी के बाद ऐसा भी हो कि आजादी जब भारत आजाद हुआ तो कुछ बहुत सारे प्रांतों को भारत में मिलाया गया। तो उन भारत में मिलाए गए प्रांतों में तो अब तो वो हो गया इंडिया का ही। तो वैसे व्यक्ति जो भारतीय का पार्ट हो, यानी कि भारत का पार्ट हो, यानी कि भारत के अंग कहा गया हो, जो क्षेत्र को मिला दिया गया हो भारत में, वहां का कोई व्यक्ति, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित उसके कोई भी परिवार का रिकॉर्ड अगर मिलता है तो उस व्यक्ति को हम भारत सरकार कौन सी कार्ड बनाएगा? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अब क्या है कि यहां पे ओसीआई क्या है? भारत के समुद्र पारीय नागरिक। अब इसमें क्या है यहां पर देखना है कि हम लोगों को देखना पीआईओ पाकिस्तान, नॉन रेसिडेंट इंडियन तो हो गया कि जो लोग बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, वहां अपना बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, ये लोग भी बाहर में ही रह रहे हैं, फॉरेन में ही रह रहे हैं। तो इनके लिए क्या है कि पाकिस्तान, पीआईओ कार्ड जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और चाइना और अफगानिस्तान, क्या याद रखना है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और अफगानिस्तान के लिए यह कार्ड नहीं बनेगा। भारत सरकार का यह अलाउमेंट था। 15 ईयर का वीजा इसमें दिया गया कि अगर ये कार्ड बनेगा तो 15 वर्षों तक के लिए बनेगा, यानी 15 वर्ष के अंदर में वो कभी भी आ सकता है और जा सकता है इंडिया से। कौन? पीआईओ। लेकिन उसमें भी बोला गया कि जब जब वो इंडिया में आएगा तो वो मात्र 180 दिन के लिए ही आ सकता है इंडिया में। और अगर 180 दिन के लिए वो आया और अगर ये ड्यूरेशन खत्म हो गया तो अगले 30 दिनों में हर हाल में उसको फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी बार बार पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पीआईओ कार्ड के लिए बार बार उसको अप्लाई करना पड़ेगा जब जब इंडिया में आएगा। तो 180 दिन के लिए अलाउ किया गया, और 30 दिनों जब ये ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा छुट्टियों का या यहाँ का आने का, यहाँ रह लेगा 180 दिन, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर में उसको फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये जो है पीआईओ कार्ड वाले जो है यहाँ हर काम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ खेती नहीं कर सकते हैं,
इसके साथ भी वही बात है, ओसीआई वाले के साथ भी। अब क्या है कि अभी वर्तमान में पीआईओ को बदल दिया गया बिल्कुल ओसीआई में ही। अब इंडिया में सिर्फ दो ही तरह के चल रहे हैं, एक एनआरआई चल रहे हैं और एक ओसीआई चल रहे हैं। ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं, तो उनमें भी वही सारी बातें होने चाहिए। समुद्र पारीय नागरिक कौन होते हैं, तो वही बात ओसीआई क्या होते हैं, तो उसके साथ वही बात कि किसी का भी नाना नानी, वैसे विदेशी नागरिक जिसके नाना नानी दादा दादी कोई भी एक रिलेशन 1935 में वर्णित हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो लेकिन उसका वैवाहिक संबंध यहाँ हो, इंडिया में वैवाहिक संबंध हो, तो उन सारे व्यक्तियों को हम लोग बोलेंगे कि वो इंडियन सिटीजन ऑफ ओवरसीज माना जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि ओसीआई में कुछ संशोधन किया गया। इन सारे कार्ड को बनते बनते कुछ संशोधन भी हो रहे थे इंडिया में, अमेंडमेंट भी हो रहे थे। नागरिकता हम लोग बोल सकते थे उसको कि नागरिकता संशोधन हो रहे थे, सिटीजन अमेंडमेंट हो रहे थे। उसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ओसीआई कार्ड जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए नहीं बनेगा, भारत सरकार का ये कहना है। ये जो होंगे ओसीआई कार्ड वाले जो होंगे, जो पीआईओ में जो 15 वर्ष के लिए वीजा लेते थे, अब ये है जो लाइफ लॉन्ग के वीजा लेंगे, वही सारे व्यक्ति। पीआईओ को बदल दिया गया है ओसीआई में। बदलते ही साथ में क्या बोला गया है कि ये पीआईओ कार्ड धारक वाले ओसीआई में जैसे ही बदल गए हैं, तो ओसीआई में ये सारी बातें हो गया कि एक्ट 2015 के साथ वैवाहिक संबंधियों होने के 2 वर्ष बाद ही ये बात मिलेगा। जैसे मान ले जाए कि ये 2 वर्ष के बाद ही लिखा हुआ है, तो ये कहता ये है कि अधिनियम 2015 सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2015 जो 2015 में हुआ, इसमें यह बोला गया अगर कोई विदेश में रहने वाले इंडिया के नागरिक से शादी किए होंगे, बहुत पहले शादी किए होंगे या अब जो करेंगे, तो 2 वर्ष के बाद ही अब जो करेंगे, तो उस विदेशी नागरिक को यहाँ का ओसीआई कार्ड धारक तब मिलेगा जब वो यहाँ लगातार पहले कम से कम 5 वर्ष तक रहेंगे, नागरिक होंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 5 वर्षों के बाद और 1 साल तक पंजीकरण के फिर 1 साल तक रहना है उनको लगातार, तब हम लोग बोलेंगे ओसीआई कार्ड धारक होंगे। तो यहाँ पर देखना है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ के लोग से शादी कर लेते हैं, तो 2 साल के बाद ही उनको ये कार्ड धारक का प्रमाण मिलेगा। इसमें बोला गया कि लाइफ लॉन्ग वीजा का अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई कार्ड वाले, कभी भी इंडिया में आ सकते हैं। इनफाइनाइट यात्रा आकर के कितनों भी दिन रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन इनके साथ भी वही बात है कि ये ओसीआई कार्ड वाले भी बागान और एग्रीकल्चर को नहीं खरीद सकते हैं यहाँ इंडिया में। तो ये टोटल ओवरऑल कंक्लूजन था कि एनआरआई किसे बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे बोलते हैं, और ओसीआई कार्ड धारक किसे बोलते हैं। ये सबके सब भारतीय मूल के विदेशी निवासी। अब हम लोग देखते हैं कि एनआरआई को और क्या क्या बातें दिया गया है, पीआईओ को और क्या बात मिला हुआ है, और ओसीआई को और क्या बातें दी गई है। तो एनआरआई को दिया गया है कि एनआरआई जो है भारतीय नागरिक के समान ही माने जाएंगे। एनआरआई जो होंगे उनको मतलब सिर्फ एनआरआई के सिर्फ एक चीज, भारत के लोगों से एक चीज खाली डिफरेंस है कि एनआरआई सिर्फ विदेश में रह रहे हैं और हम लोग हैं कि इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन एनआरआई को हर वो सुख सुविधा मिलेगा इंडिया के थ्रू, इंडियन सरकार के थ्रू, जो हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ऐसी बात पीआईओ के साथ और ओसीआई वाले के साथ नहीं है। तो एनआरआई जो है इनको क्या बोला जाएगा कि ये वोट दे सकते हैं, यहाँ वोट कर सकते हैं इलेक्शन वगैरह में। पीआईओ वाले वोट नहीं करेंगे, ना ही ओसीआई वाले वोट करेंगे यहाँ। इसमें क्या है कि एनआरआई जो है कोई भी संवैधानिक पद पे जा सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते, संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते। संवैधानिक पद का मतलब हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई सरकारी जॉब में, ये सबको नहीं दिया जा सकता है संवैधानिक पद। संवैधानिक पद जो होते हैं इनका पीआईओ का यहाँ खाता खुल सकता है इंडिया में, ओसीआई का भी खाता खुल सकता है इंडिया में, और एनआरआई का तो खाता, एनआरआई को तो रखा ही गया उसी के लिए कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर है जो मजबूत हो, एनआरआई विदेश में कमाए और वहाँ के पैसा को इंडिया में ला करके इन्वेस्ट करे। क्योंकि जब जब सेंसेक्स मार्केट होते हैं या फिर मान लिया जाए कि हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है कि मुद्रा
हर देश का अलग अलग मुद्रा होता है, उसकी हर देश में अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे एक होते हैं, 3 तरह के देश को बांटा गया है। एक जो है विकसित देश है, एक विकासशील देश है। तो कुछ विकास कर ही रहे हैं और कुछ है जो विकसित हो रखे हैं। तो विकसित देश वाले का मुद्रा जो होता है विकासशील देश वाले में क्या होते हैं कि ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे डॉलर, वहाँ का $1 यहाँ का 40-45 इस तरह से बदलते रहता है, 65-60 जो भी होते रहता है उतना रुपये के बराबर होता है। तो एनआरआई कमाएगा डॉलर और वहाँ से ला करके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो ऑलरेडी एनआरआई जो होगा बहुत ही मतलब बोला जा सकता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा हो सकते हैं यहाँ के लोगों के मुकाबले में। यहाँ के इंडस्ट्री में आके इन्वेस्ट करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ अगर खोलेगा तो यहाँ से कहने का मतलब बेरोजगारी दूर होंगे। इसीलिए एनआरआई को हर सुख सुविधा दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पीआईओ को और ओसीआई वाले को सब चीज सुख सुविधा दिया जाएगा। टोटल समाधान इसका किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को छोड़कर कि वो लोग ना यहाँ कृषि कर सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं, ना किसी विशेष क्षेत्र में बिना सरकार के परमिशन के जा सकते हैं, ना ही वो वोट कर सकते हैं, ना ही वो वोट संवैधानिक पद पे बैठ सकते हैं, पीआईओ और ओसीआई वाले। लेकिन शिक्षा के मामले में शिक्षा तो एक बहुत ही मूल आधिकारिक चीज है जो हर तबके या हर वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा का अधिकार इन तीनों कार्ड धारकों को है, एनआरआई वाले को भी है, पीआईओ वाले को भी है और ओसीआई वाले को भी है। तो ये टोटल ओवरऑल जो कंक्लूजन था भारत के नागरिकता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की ये नागरिकता होते 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 भारत में एकल नागरिकता है। इस बात को थोड़ा समझ लेना, भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि यहाँ का लोग, यहाँ के जनता के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता होगा जो हर स्टेट में एक समान माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अगर बिहार में हैं तो हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हमारा नागरिकता बदल जाएगा, या हम दूसरे जगह पर जाएंगे तो हमारा नागरिकता बदल जाएगा। नागरिकता जो होती है इंडिया में हर जगह पर एक समान ही माने जाएंगे। तो इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ले रहा है तो वो या तो एनआरआई होगा, या तो ओसीआई होगा, या तो वो पीआईओ होगा, या तो वो मूल नागरिक होगा। इसे बोलते हैं हम लोग एकल नागरिकता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के पास एनआरआई का भी कार्ड होगा और उसके पास पीआईओ का भी कार्ड होगा, या ओसीआई का कार्ड के साथ साथ पीआईओ का भी कार्ड होगा। ऐसी बातें हम लोग नहीं बोल सकते। कोई भी एक ही प्रकार की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है इंडिया में। लेकिन अमेरिका में 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है फेडरेशन। एक फेडरल वहां नागरिकता होती है और एक स्टेट नागरिकता होती है अमेरिका में, तो उसकी बातें अलग होती है। तो हमारा इंडिया में एकल नागरिकता है। अब यहाँ पर है, इन पूरी चीजों को जानने के बाद हम लोगों के पास कितने अमेंडमेंट अभी तक किया गया है, इन सभी चीज को लागू होते होते इन सभी चीजों की नागरिकता प्रदान करते हुए कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में, तो उसे याद रखना है इसके फॉर्मेट में। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 1955 का अधिनियम के तहत यहाँ के लोगों को नागरिकता देना स्टार्ट किया गया कि कैसा कैसा नागरिकता होगा, चिन्हित करने का काम किया गया। उसके बाद 31 साल बाद, तो इसमें अगर 31 साल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 31 साल बाद हम लोगों को हो जाएगा 1986 में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है पहला संशोधन हुआ 1986 में, उसके बाद फिर अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1986 में अगर हम लोग 6 वर्ष जोड़ेंगे, 1986 में अगर हम लोग 6 वर्ष जोड़ेंगे तो आएगा 1992। फिर अगला संशोधन 1992 में हुआ। फिर 1992 में अगर हम लोग 11 वर्ष जोड़ेंगे तो हम लोगों को आएगा 2003। फिर 2003 में हम लोग अगर 2 वर्ष जोड़ेंगे तो आएगा 2005। और 2005 में अगर हम लोग 4 वर्ष, 2005 में फिर हम लोग 10 वर्ष जोड़ेंगे तो हम लोगों को आएगा 10 वर्ष जोड़ने के बाद 2015। और 2015 में फिर जोड़ा गया 4 वर्ष तो हम लोगों का आया 2019। यानी अभी तक नागरिकता, भारत में नागरिकता को लेकर के भारत में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। उन अमेंडमेंट में क्या है कि पहला अमेंडमेंट हुआ 1955 में, वो तो नागरिकता के लिए एक्ट ही बनाया गया 1955 का अधिनियम।
उसी के तहत सबको नागरिकता प्रदान किया जाने लगा आज़ादी के बाद। लेकिन समय और हालात बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि कुछ संशोधन किए जाने लगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जिसे नाम दिया गया। और वो क्या था कि पहला हुआ 1986 में, दूसरा हुआ 1992 में, फिर अगला हुआ 11 साल बाद 2003 में, फिर 2005 में, और 2005 के बाद हुआ 2015 में, और 2015 के बाद 2019 में, जो अभी अभी फिलहाल अभी चल रहा है, 2019 के लिए हाल फिलहाल की बात है। तो ये अमेंडमेंट हुआ। और ये जो 2019 की जो अमेंडमेंट आई है, 2019 की जो अमेंडमेंट आई है नागरिकता का, इसे लेकर के अभी भी इंडिया में बहुत ही कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा है, उसके प्रति मतलब द्वेष पैदा हो रखा है इंडिया में। बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को मान नहीं रहे हैं। हो क्या रहा है कि उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को यहाँ की नागरिकता समाप्त किया जा रहा है। और नागरिकता अगर यहाँ की समाप्त हो जाएगा तो उस देश में रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई हर तरह की योजना का लाभान्वित नहीं होगा। और वो योजना से लाभान्वित नहीं होगा तो उसका कहने का मतलब है कि रोजगार छीन लिया जाएगा। रोजगार छीन जाने के बाद समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ बहुत ही क्रिटिकल स्थिति आएगा और वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी को लेकर के कुछ लोग जो है एनआरसी वगैरह का विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा ओवरऑल एक पार्ट 1 था नागरिकता को लेकर के जो आप लोग को बताया गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को ध्यान से और बढ़िया से देखें। आपको नागरिकता से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये टोटल था पॉलिटी के लिए नागरिकता से लेकर के। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग ये भी देख लेंगे कि किस प्रकार की कार्ड्स होती है। एनआरआई कैसी कार्ड्स होती है, पीआईओ कैसी कार्ड्स होती है, और ओसीआई कैसी कार्ड्स होती है। तो ये भी आप लोगों को विजुअलाइज होंगे। तो इस प्रकार से नागरिकता हम लोगों की खत्म हुई। पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें हम लोग बातें करेंगे इन सारी अमेंडमेंट पे कि अमेंडमेंट क्या हुई थी और इस प्रकार से भारत की नागरिकता पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। तो ये बात मैं इसलिए पढ़ाया क्योंकि हम सारे भारतवासियों को, इंडियंस को ये चीज मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ के हैं तो क्यों हैं और हमारी यहाँ राइट्स क्या है इस देश में नागरिकता को लेकर के। तो टोटल ओवरऑल कंक्लूजन आप लोगों के सामने था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में।